हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए लेबर एंड इंडस्ट्री यानी श्रम और औद्योगिक कानून का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कौन सा कानून न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज तय करने के लिए लागू होता है? इसका जो सही आंसर है वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो आयु है 14 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 सप्ताह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है? तो कम से कम 5 वर्ष की सेवा उसे पूरी करनी पड़ती है, तभी उसे ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुर्घटना और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत एक दिन में कितने घंटे काम की अनुमति दी गई है? तो लगभग जो है इसका सही आंसर है वो है 9 घंटे। आप 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते एक दिन में। श्रम कानूनों के तहत वर्कमैन की परिभाषा किस कानून में दी गई है? तो वर्कमैन की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भुगतान वेतन अधिनियम 1936 यानी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 के तहत वेतन का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। श्रम कानून का उद्देश्य क्या है? श्रम कानून का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, श्रम कानून के तहत बोनस का भुगतान किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के द्वारा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत लॉकआउट का क्या मतलब है? लॉकआउट का मतलब है नियोक्ता द्वारा काम बंद करना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ईपीएफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि जमा करना। अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना में घायल श्रमिकों को मुआवजा देना। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में हो जाती है किसी व्यक्ति की श्रमिक कार्य करते समय, तो उसको मुआवजा की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नाबालिगों के लिए काम करने का समय कितना है? तो उसके लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने सप्ताह पहले अवकाश दिया जाता है? तो 8 सप्ताह पहले। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न है, पेंशन योजना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो पेंशन योजना का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भुगतान बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोनस की न्यूनतम दर क्या है? तो जो न्यूनतम दर है वो है 8.33%। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मजदूरों के वेतन का भुगतान चेक या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भुगतान वेतन अधिनियम 1936 में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत स्थायी छंटनी के लिए नियोक्ता को कितने दिनों का नोटिस देना होता है? तो वो है 30 दिनों के पहले। अगर आप छंटनी करना चाहते हैं तो आपको पहले 30 दिन पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कौन सा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है? तो वो है बेरोजगारी भत्ता का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।
अगला प्रश्न है, श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना कब की गई थी? यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1919 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत किस उम्र से कम के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है? तो वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। अगला है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा क्या है? तो अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा है वो है 20 लाख यानी 20 लाख। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत नियोक्ता को कितने समय के भीतर मजदूरी का भुगतान करना चाहिए? तो 7 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का योगदान किस आधार पर तय किया जाता है? तो मूल वेतन और महंगाई भत्ता के आधार पर। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मातृत्व लाभ के लिए कितने दिनों तक काम किया जाना चाहिए? तो कम से कम 80 दिनों तक काम किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रोजगार यानी स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों के लिए सेवा शर्तों का विनिमय करना। अगला प्रश्न है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान कब किया जाता है? तो मुआवजे का भुगतान कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या चोट होने पर, जब भी कार्यस्थल पर कोई घटना या मृत्यु हो जाती है या चोट हो जाती है तो उसका मुआवजे का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में क्या शामिल नहीं है? मजदूरी में बोनस को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कार्यस्थल पर कौन सी सुविधा अनिवार्य है? तो देखिए, कार्यस्थल पर शुद्ध पेयजल यानी पानी की अच्छे साफ स्वच्छ पानी की सुविधा मुफ्त में दी जाती है। अगला प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत अधिकतम बोनस की सीमा क्या है? तो अधिकतम बोनस की सीमा 20% है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत हड़ताल की परिभाषा क्या है? हड़ताल की परिभाषा है श्रमिकों द्वारा जानबूझकर काम बंद करना। जब भी श्रमिक हड़ताल पर जाते हैं तो वो काम बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत नियोक्ता कितने सप्ताह तक महिला को वेतन देने के लिए बाध्य है? तो 26 सप्ताह तक। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो 12%। अगला प्रश्न है, किस श्रम कानून के तहत महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति दी जाती है यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हों? यानी महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए गए हैं तो वो रात के समय भी काम कर सकती हैं। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू होती है? तो ILO 182 ILO कन्वेंशन 182। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत एक कर्मचारी को सेवा छोड़ने पर ग्रेच्युटी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो 30 दिनों के भीतर ही उसके ग्रेच्युटी का भुगतान कर देना चाहिए। श्रमिकों की काम करने की स्थिति की जांच कौन करता है? तो श्रमिकों की काम करने की स्थिति की जांच लेबर इंस्पेक्टर यानी श्रम निरीक्षक करता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कितनी बार किया जाना चाहिए? तो वो हर 5 साल में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का संबंध किससे है? तो बंधुआ मजदूरी से यानी बॉन्डेड लेबर से इसका संबंध है। अगला केस है,
DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के निर्णय का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था पेंशन अधिकार। ऑप्शन सी। अगला केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित किया? तो आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 के तहत। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह 2016 का निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो केस है ये समान काम के लिए समान वेतन के पर सिद्धांत के आधार पर नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का संबंध किस मुद्दे से था? इस केस का संबंध किस मुद्दे से था? तो वो है बाल श्रम से, चाइल्ड लेबर से। अगला केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 का निर्णय किससे संबंधित है? तो ये जो एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का जो केस है ये महिला अधिकार के लिए था। वर्कमैन ऑफ हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड वर्सेस हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड 1973 का मुख्य मुद्दा क्या था इस केस का? इस केस का मुख्य मुद्दा था बोनस का भुगतान। अगला प्रश्न है भरत सिंह वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर 1986 किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुचित समाप्ति पर, रॉन्गफुल टर्मिनेशन। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स 2001 के तहत क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें श्रमिक संविदा प्रणाली पर निर्णय लिया गया था, वर्कर कॉन्टैक्ट सिस्टम पर। अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मदर सुपीरियर एडोरेशन कन्वेंट 2021 का मामला किससे संबंधित है? तो ये जो मामला है ये महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ से संबंधित था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक